नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में। अब तक आप लोगों ने सुना कि जिंदल परिवार के विला में अनाया जाती है और उसकी बहस अमरेंद्र जिंदल से हो जाती है। ये सब कुछ अनाया ने जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि आज वह बात को जानबूझकर बढ़ाना चाहती थी और उसने बहुत कुछ सुना दिया, जिस वजह से अमरेंद्र जिंदल नाराज होकर अनाया को डांट रहे थे और उसे सबक सिखाने की बातें कर रहे थे, जिसे सुनकर अनाया उन्हें घूरते हुए बोली, ओह तो आप भी जिंदल परिवार के बुजुर्ग हैं। मुझे नहीं पता था कि जिंदल परिवार एक बाहरी बुजुर्ग भी रखता है, जिसे लोगों का कैरेक्टर सही है या गलत वो भी नहीं पता, जो ये भी नहीं जानते कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन सच्ची फीलिंग्स दिखा रहा है। आपको बस यहाँ बैठकर बातें बनानी है। और वैसे भी मेरे नानाजी मोहन जिंदाल जैसे बेवकूफ़ लोग ही आप जैसे आदमी को अपना आइडल बड़ा भाई मानेंगे। मेरे पास अपना दिमाग है और मैं अपने दुश्मन को अपना बड़ा भाई तो बिल्कुल नहीं मानती। वहीं अनाया की बात सुनकर तो हर कोई सदमे में चला गया, क्योंकि आज तक किसी ने भी अमरेंद्र जिंदल से इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सबसे बड़ा सदमा तो मोहन जिंदल को लगा था। वह काज आवाज में बोली, अनाया बच्चा क्या कह रही हो तुम? और तुम इस तरह से अमरेंद्र भाई साहब इल्जाम क्यों लगा रही हो? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? अगर किया भी है तो वह बड़े हैं, तुम्हें उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। सारा भी अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, दादाजी सही कह रहे हैं अनाया, तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। भले ही तुम्हारी गांव में परवरिश हुई है, वह जगह अच्छी नहीं थी और तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए, लेकिन अब तुम जिंदल परिवार का सदस्य हो, तुम्हें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। वही उसकी ओवर एक्टिंग देखकर तो अनाया को उल्टी सी हो रही थी। तभी अरुणा जिंदल भी थोड़ी नाराज और गुस्सेल आवाज में बोली, बस बहुत हुआ अनाया, हमें तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। मानते हैं कि तुम्हारी मॉम बचपन में खो गई थी और तुम इतने साल परिवार से दूर रही हो, इसीलिए तुम हमसे थोड़ी सी नाराज हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जैसा चाहोगे ऐसा हमारे साथ बिहेव कर सकती हो, खासकर कि अमरेंद्र भाई साहब के साथ। तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वह घर के सबसे बड़े बुजुर्ग है। वहीं अनाया, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, वह अमरेंद्र जिंदल के सामने के सोफे पर किसी क्वीन की तरह बैठ गई। उसके पीछे पीछे रोबोट नोबिता और शिजुका भी खड़े हो गए। बाकी के भाई भी पास के ही सोफे पर बैठ गए। अनाया किसी क्वीन की तरह शैतानी आवाज में बोली, मिसेज अरुणा जिंदल, आप कुछ ज्यादा ही खुद को महान समझती हो और आपको लगता है जो आप जानती है वही सच है और उसी की बेस पर आप लोगों को जज करती है। और रही बात आपकी यह प्यारे भाई साहब अमरेंद्र जिंदल की, जिनकी आप साइड ले रहे हैं और जो आपको काफी सुशील और संस्कारी दिख रहे हैं, कल वही आपके पूरे परिवार के ऊपर से छत छीनने वाले हैं। इस बारे में आपको पता है? ये कहते हुए उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे, जैसे वह अमरेंद्र जिंदल को स्कैन कर रही हो। वही उसकी बात सुनकर तो पूरा जिंदल परिवार सदमे में था। किसी को अनाया की बात पर यकीन नहीं था। हर कोई अनाया को देख रहा था, फिर अमरेंद्र जिंदल को देख रहा था, जैसे वह सच जानना चाहते हो, लेकिन किसी के भी चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। अमरेंद्र जिंदल अंदर से एक पल के लिए डरा था, लेकिन फिर वह वापस अपनी कड़क आवाज में बोला, बस बहुत हुआ बदतमीज लड़की, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? तुम किसके बारे में क्या बोल रही हो? ये परिवार मेरा है, तो भला मैं उनके साथ कुछ बुरा क्यों करूंगा? ये सुनकर अनाया उसे शैतानी नजर से देखते हुए बोली, ओह तो ऐसा है। मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपनी माँ की मौत का बदला चाहिए, इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, या फिर मैं कह सकती हूँ अपनी लव की मौत का बदला। वहीं अनाया की बात सुनकर तो अमरेंद्र जिंदल का चेहरा काला पड़ गया। वही परिवार वाले तो अभी भी सदमे में अनाया को देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सारा अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, बस बहुत हुआ अनाया, तुम अमरेंद्र दादाजी को इस तरह से नीचा नहीं दिखा सकती। भले ही तुम उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हें उनके बुजुर्ग होने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। फिर वह माफी मांगने की एक्टिंग करते हुए बोली, आई एम सॉरी अमरेंद्र दादाजी, अनाया हमारे साथ यहाँ नहीं रही, इसीलिए उसे नहीं पता लोगों से किस तरह से बात करनी है। ये सुनकर अनाया को हंसी आ गई। वह हंसते हुए सारा को देखते हैं, वही उसे इस तरह से हंसना देखकर ज्ञान से रहा नहीं गया। वह तुरंत पूछता है,
लिटिल सिस्टर तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो? क्या इसने कोई जोक मारा है? तो अनाया ज्ञान की ओर देखकर उसे आंख मारते हुए बोली है, सच में लिटिल ब्रदर, इसने जोक ही मारा है। भला वह अपने ही सगे दादा का साथ क्यों ना देगी? ये लोग खून से जुड़े हुए हैं। भवानी शेरगिल ही अमरेंद्र जिंदल की बायोलॉजिकल बेटी थी और यह उसकी नातिन है, तो फिर ये तो उसकी साइड लेगी ही। लेकिन पता नहीं क्यों यह अपनी बातों में हमेशा मुझे विलन दिखाती है। वही अनाया की बात वहां बैठे हुए लोगों पर किसी बम की तरह फूटी। सबसे ज्यादा चिंतित तो अमरेंद्र जिंदल थे। वो गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ, बदतमीज लड़की, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुम किसके लिए क्या बोल रही हो? मैंने कभी शादी नहीं की, इसलिए इस तरह से मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। ये सुनकर उसने ताली बजाई और जोर जोर से हंसने लगी। वह हंसते हुए खतरनाक तरीके से बोली, सच में तुमने कभी शादी नहीं की? तुमने एक नहीं दो बार शादी की थी। तुमने पहली बार जिसे शादी की, तुम उससे सच्चा प्यार करते थे। हालांकि वह औरत बहुत चालबाज और घिनौना थी। उसने तुम्हें प्यार नहीं किया। उसके गुजर जाने के बाद तुमने पैसे पावर के लिए किसी और से शादी की। हालांकि तुमसे प्यार नहीं करती थी। उसी की बेटी थी भवानी शेरगिल। और इस हिसाब से यह सामने बैठी हुई लड़की जिसे तुम बेचारा दिखाकर उसके बाप के घर से यहाँ लाए हो, वह तुम्हारी लीगल नातिन है। बस दुनिया के सामने तुम लोग साथ नहीं हो। वही अनाया की पूरी बात सुनकर तो हर कोई सदमे में चला गया। न मोहन जिंदल गुस्से में आ चुके थे। उसे सच में नहीं लगा था कि उसका भाई उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वह दर्द भरी आवाज में बोला, क्यों अमरेंद्र भाई, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो आपकी हमेशा पिता की तरह रिस्पेक्ट की है, आपकी हर बात मानी है। आपने जो कहा वह किया है, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी आपको एक बुजुर्ग का प्यार देता है और दर्जा देता है और कभी भी आपकी बात को काटता नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? अमरेंद्र जिंदल अभी भी खामोश थे। वह नफरत भरी नजरों से अनाया को देख रहे थे। तभी वह गुस्से में चिल्लाकर मोहन जिंदल से बोले, क्योंकि तू मेरी आंखों का कांटा था। तुम्हारी माँ की हमारी जिंदगी में आने के बाद हमारे डैड ने कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की, ना ही कोई प्यार जताया। वह हमेशा ही तुम्हें प्यार जताते थे, तुम्हें अपनी गोद में खिलाते थे और जब भी मौका मिलता वह तुम्हारे साथ खेलते थे। लेकिन उनकी नज़रों में बस एक काम करने वाली मशीन थी। वह हर वक्त मुझे डिसिप्लिन रहना सिखाते थे। हर वक्त मुझे कहते थे कि एक्सरसाइज, कसरत करो, वो करो, ये करो। वो कभी मुझे अपनी मन की मर्जी की चीज़ नहीं करने देते थे, क्योंकि तुम्हारी माँ उनकी दूसरी बीवी थी। वही यह सुनकर मोहन जिंदल की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सच में वह इस बारे में नहीं जाने थे। अमरेंद्र जिंदल और मोहन जिंदल की उम्र में तकरीबन 10 साल का फर्क था, क्योंकि उन दोनों की माँ अलग थी, पिता एक ही थे। और जब मोहन जिंदल के पिता की शादी हुई तब अमरेंद्र जिंदल पहले ही 8 साल के हो चुके थे और वह हमेशा से ही जानते थे वह उसकी सौतेली माँ है और कभी वह उसे प्यार नहीं कर पाएगा। और जैसे जैसे दिन बीतते गए और मोहन जिंदल का जन्म हुआ और छोटा होने की वजह से हर कोई उसे लाड प्यार करता था, जिस वजह से अमरेंद्र जिंदल की जलन और बढ़ गई और धीमे धीमे करके उसने दिल ही दिल में उसे अपना दुश्मन बना लिया। मोहन जिंदल अपनी नम आवाज में बोला, हमारे पिता आप पर शक्ति दिखाते थे क्योंकि वह आपको परिवार का वारिस बनाना चाहते थे। उन्होंने हमेशा ही आपको काबिल समझा और वह चाहते थे आप हर चीज में परफेक्ट रहे, इसीलिए वह आपको इतना सख्त ट्रेन करते थे। वही यह सुनकर अमरेंद्र जिंदल गुस्से में बोले, ये सब बहाने हैं। अगर वह इतना ही मुझसे प्यार करते तो मेरी भलाई चाहते, ना कि जिंदल परिवार का सब कुछ तुम्हें दे देते और मुझे बस कुछ पैसे दे दिए। ये सुनकर मोहन जिंदल मायूस आवाज में बोले, क्योंकि उस वक्त बॉर्डर पर वॉर का माहौल था और हमारे पिता को पता था कि पैसे आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे दी और मुझे सिर्फ एक घर दे दिया, क्योंकि मैंने पहले ही आर्मी ज्वाइन कर ली थी। इसीलिए वह जानते थे कि मैं कहीं पर भी ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन आपकी बात अलग थी, आप वो जगह छोड़ सकते थे ताकि देश में फैली हुई अराजकता की वजह से आपकी जान पर कोई मुसीबत ना आए। वह तब भी आपकी भलाई चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने मॉम के गहने भी आपको दे दिए ताकि आपको बाहर कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ नाइंसाफी की। ये सुनकर अमरेंद्र जिंदल को सच में याद आया कि उसके पिता ने एक बक्सा भी उसे दे दिया था, लेकिन फिर भी वह संतोष नहीं थे। वह गुस्से में बोले, तुम बस बहाने बता रहे हो,
तुमने मुझे मेरा प्यार छीना है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। मैंने तो सोच रहा था एम कि धीमे धीमे करके मैं तुम सबसे सब कुछ हासिल कर लूंगा और तुम सबको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन इस लड़की की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ पहले ही मेरे नाम करवा चुका हूँ। अब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मुझे कोई भी कुछ सुन सके। ये सुनकर हर्षद जिंदल थोड़ी गुस्सेल आवाज में बोला, इसका मतलब प्रिंसेस ने बिल्कुल सही कहा था। आपने कल दादू से किसी पेपर पर साइन लिए थे। मोहन जिंदल भी बोले, हाँ अमरेंद्र भाई साहब ने कहा था कि उन्हें अपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है और प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वह उनके साइन चाहते थे ताकि वह विटनेस बन सके। ये सुनकर अनाया जोर जोर से हंसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही, विटनेस तो थे आप नहीं, आपको प्रॉपर्टी देने वाले थे। इन्होंने आपकी सारी लीगल प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। आपने कल उस पेपर खुद साइन किए। ऐसा अंधा ट्रस्ट करने से भी प्रॉब्लम आती है। आपको अपने भाई पर इतना यकीन था कि आपने पेपर के टाइटल तक को नहीं पढ़ा कि वह पेपर किस चीज़ के थे, या फिर पढ़ने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आपकी सो कॉल बीवी मिसेज अरुणा जिंदल आपके पास खड़ी थी और वह आपको सारा की इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि वह कितनी बेचारी है। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। वह बच्ची बिल्कुल भी बेसहारा है। आपको इतनी चिंता हुई कि आपने बिना देखे पेपर साइन कर दिया। वही यह सुनकर पूरा परिवार गुस्से से फट रहा था। क्या सच में जिंदल परिवार खो देगा अपनी प्रॉपर्टी? और क्या अमरेंद्र जिंदल का सच खोलेंगे नए राज? क्या होगा जब इस बारे में न्यूज़ देखेंगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।